हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। लास्ट में हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस कर लिए हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 101 से हम कंटिन्यू करते हैं। कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यूज़र हु ट्रैवल आर नोन एज। बेसिकली ऐसे सिस्टम है जो पोर्टेबल होते हैं और ईजी टू कैरी होते हैं। उन सिस्टम्स को हम क्या बोल देते हैं? बेसिकली हम पोर्टेबल सिस्टम बोल देते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? लैपटॉप। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। लैपटॉप के अलावा हमने वैसे कल भी पढ़ा था, हमारे पास क्या होते हैं? नोट बुक्स भी होती है हमारे पास, है ना। नोटबुक्स भी होते हैं, वो भी किस कैटेगरी में आ जाते हैं हमारे पास? एज़ पर जो हमारे पास पोर्टेबल सिस्टम के कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। बाकी हमेशा याद रखना है, जो भी लैपटॉप या फिर नोटबुक्स होते हैं वो बैटरी पावर्ड होते हैं और डिज़ाइन किए जाते हैं किसके लिए? जिसको हम ईजिली ट्रैवल के टाइम पे हम उसको यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो छोटी चीज़ें पर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनको भी आपने क्या करना है? नोट कर लेना है। बाकी देखो यहाँ पे मेन फ्रेम दे रखे हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स या फिर इसके अलावा सुपर कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। तो ये जो अलग अलग कंप्यूटर होते हैं वो अलग अलग मैकेनिज़्म के लिए हम यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को एक तरीके से इवेल्युएट करना होता है, तब हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है या फिर जो भी रिसर्च वगैरह होती है ना। इसके अलावा जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं वहाँ पे हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जब भी हम सर्वर्स की बात करते हैं, है ना, तो सर्वर्स को हैंडल करने के लिए हमें पता है हम मेन फ्रेम्स का यूज़ करते हैं, है ना। जब भी हम बात कर लेते हैं तो मैं बात करता हूँ ना, अलग अलग टाइप के सर्वर्स होते हैं। तो जो हमारे पास मेन फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, मेन सर्वर लिख दिया वैसे मैंने, पर यहाँ पे क्या सा आएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किसका काम करते हैं? वो सर्वर्स का काम करते हैं। इसके अलावा मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। मिनी कंप्यूटर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट उतनी बड़ी भी नहीं है और उतनी छोटी भी नहीं है। जैसे मान लेते हैं कोई एक छोटी सी संस्था है कोई, है ना, जिसमें मान लेते हैं कि कोई 32 एक तरीके से छोटे छोटे स्टेशन हैं उसके, है ना, नियर अबाउट 32-33 क्या हैं उसके स्टेशन हैं। तो जब इतने छोटे छोटे स्टेशन के लिए हमें एक सर्वर चाहिए होता है, तब हम यूज़ करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं किसका? मिनी कंप्यूटर्स का। तो कई बार ये भी एग्ज़ाम पूछा जाता है कि मिनी कंप्यूटर्स में कितने जो स्टेशंस होते हैं उनका डाटा एक तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो मतलब मैक्सिमम अबाउट 32 तक ही वो चलता है। तो ये अपने छोटे पॉइंट है पर इनको नोट करना है। बाकी मेन फ्रेम तो जैसे आप देखते हो ना, बैंक के जो सर्वर्स होते हैं, तो बैंक तो आपको पता है बिलियंस ऑफ यूज़र को डेली क्या करते हैं? हैंडल करने का काम करते हैं। मेन फ्रेम तो ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम है जो काफ़ी यूज़र्स को एक टाइम पे मतलब हैंडल करने का काम करते हैं। और सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम में यही डिफरेंस है। सुपर कंप्यूटर किसी एक काम के ऊपर, मतलब जो कॉम्प्लेक्स काम है उसके ऊपर काम करता है। वही मेन फ्रेम क्या करता है? मल्टीपल यूजर्स के साथ डील करने का काम करता है। ये मेन डिफरेंस आ जाता है दोनों के बीच में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक प्रोसेसिंग इज़ यूज्ड इन मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम में हम किस टाइप की प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं? देखो जो हमारे पास पुराने होते थे ना, क्योंकि यहाँ पे तो चलो यहाँ पे एज़ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? बैच यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते थे वो हमेशा रिलाई करते थे बैच प्रोसेसिंग के ऊपर, क्योंकि जो अलग अलग संस्थाएं होती थी तो उनका वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता था। तो ऐसा ना हो कि हर एक संस्था एक ही टाइम पे अपना काम करवाने के लिए भेज दे। तो इससे क्या होगा? जो हमारा सर्वर होगा वो एक तरीके से फुल हो जाएगा और उस पे क्या हो जाएगी? लोड काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा। और जैसे लोड पड़ जाएगा तो सिस्टम क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री में क्या किया जाता था कि जो भी मेन फ्रेम्स कंप्यूटर हैं, तो अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं? अपना अपना जो काम देती हैं, तो उन काम को क्या कर दिया जाता है? बैच में लगा दिया जाता है। मान लेते हैं कंपनी नंबर 1 ने कोई डाटा दिया तो उसको पहले नंबर पे डाल दिया। कंपनी नंबर 2 है, उसको बैच नंबर 2 में डाल दिया कि पहले कंपनी नंबर 1 का काम किया जाएगा, देन कंपनी नंबर 2 का क्या किया जाएगा? काम किया जाएगा। तो ऐसे करके जो हिस्ट्री में कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की, तो वहाँ पे क्या किया जाता था? बैच प्रोसेसिंग का काफ़ी यूज़ किया जाता था मेन फ्रेम सिस्टम्स में। तो ये छोटे पॉइंट पर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द वर्ड फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। तो वर्ड का फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा हो गया? PDP-1 हो गया। वो मैंने आपको बता ही दिया कि PDP होते क्या हैं बेसिकली, जो या फिर जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमें एक छोटी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हमें रन करना होता है। तो PDP-1 क्या था? हमारे पास फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था। और PDP-1 की एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यहाँ पे मेंशन नहीं की है, जिसको हम बोल देते हैं प्रोग्राम्ड। डी से हमें पता है क्या बन जाएगा? डाटा बन जाएगा। पी से क्या बन जाएगा? हमारा प्रोसेसर। तो PDP-1 मतलब प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर। ओके, और ये पूछा आता है इसकी फुल फॉर्म। बाकी देखो और एक्स्ट्रा पॉइंट है, PDP-1 हमारा, चलो मैं ही बता देता हूँ रहने। तो यहाँ पे कौन से ईयर में आया था? 1959 में आया था। बाकी कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया था? फिर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो डेक के द्वारा इसको बनाया गया था। जैसे हमने CDEC पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, बेसिकली हमारे पास
इंडियन की ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही हमारे पास एक डेक करके है। तो डेक ने बनाया था कौन सा, PDP-1। तो डेक की फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी गई है एग्जाम में, इसको आप लिख सकते हो। देखो डी से हमें पता है क्या बन जाएगा, डिजिटल बन जाएगा। ई से हम क्या बना जाएगा, इक्विपमेंट, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, इक्विपमेंट बना रहे हैं। तो डिजिटल इक्विपमेंट। और सी से क्या बन जाएगा, कॉर्पोरेशन, है ना, कॉर्पोरेशन। तो ऐसे करके बस आपको ना चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट मिनी कंप्यूटर किसने बनाया था, डेक ने बनाया था। कब बनाया था, 1959 में बनाया था। उसका नाम क्या था, PDP-1। PDP-1 की फुल फॉर्म क्या बन जाती है, प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ PC नाउ, जिसको हम आजकल PC बोलते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर कौन से बन जाते हैं, हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स, है ना। तभी हम समटाइम जो हमारे पास PC होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं कि मेरे पास क्या है, मेरा माइक्रो कंप्यूटर, या फिर जिसमें सिस्टम है ना, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, उनको हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर का ही दूसरा नाम क्या बन जाता है, हमारा पर्सनल कंप्यूटर हमारा बन जाता है। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, इनमें जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो हमेशा क्या होता है, मतलब सिंगल माइक्रो प्रोसेसर का हम क्या करते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं। बाकी मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर का तो मैंने आपको बता ही दिया क्या डिफरेंस होता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्पीड ऑफ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस। बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर होता है, उस वो कभी थकता नहीं है ना। तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारे कंप्यूटर की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेलीगेंसी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो इसके अलावा मैंने हाई स्पीड आपको बताया कि हमारा जो सिस्टम होता है वो हाई स्पीड के ऊपर काम करता है। एक्यूरेट मैंने ये बताया था कि जो हमारा सिस्टम है उसमें से ह्यूमन में एरर हो जाता है ना कैलकुलेशन करते टाइम, तो सिस्टम में कोई एरर नहीं होता है कैलकुलेशन करते टाइम। तो वो क्या होती है, उसकी एक्यूरेसी बताने का काम करता है। बाकी वर्सटाइल नेचर होता है कि एक टाइम पे मतलब मल्टीपल काम वो सिस्टम हमारा कर सकता है। जैसे हम देखते हैं ना, मैं अभी वर्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ, सपोज कर लेते हैं मैंने अपने कंप्यूटर में MS वर्ड के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैंने बैकग्राउंड में गाने लगाए हुए हैं, तो आपको गाने भी सुनाई दे रहे हैं और आपका अपना काम भी आप कर रहे हो। तो उस टाइप की जो मैकेनिज्म होता है, फिर उस टाइप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसको हम वर्सेटाइल नेचर बोलते हैं हमारे कंप्यूटर का। बाकी डेलीगेंसी वही होता है कि एक ऐसी मतलब मशीन की एबिलिटी होती है कि वो रिपीटेटिव टास्क ना, कोई भी रिपीटेटिव टास्क है उसको कंटिन्यू कर सकता है विदाउट एनी फटीग और लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। क्योंकि यहाँ पे तो टायर्डनेस लिखा है, इसके अलावा एक और टर्म काफ़ी बार यूज़ की जाती है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। कि जैसे ह्यूमन का कंसंट्रेशन होता है ना, वो क्या हो जाता है, थोड़े टाइम बाद डाउन लग पड़ता है उन्हें, है ना, क्योंकि ह्यूमन को ऑब्वियसली माइंड थक जाता है, फटीग हो जाती है ह्यूमन को, पर कंप्यूटर में ऐसा कोई नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर की एक्यूरेसी क्या होती है, हमेशा याद रखना है, एनालॉग कंप्यूटर की एक्यूरेसी हमेशा लो होती है एज़ कम्पेयर टू, इसको भी लिख लेना, एज़ कम्पेयर्ड टू किससे, हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, है ना, डिजिटल सिस्टम्स या फिर कंप्यूटर, तो इनसे हमेशा क्या होती है, लो होती है। क्योंकि जो हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ना, वो हमेशा मेज़र करते हैं कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज़ को। ये भी आप नोट कर सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर के क्या पॉइंट नोट करने हैं, फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये पॉइंट मैंने लिखा है आपको, डिजिटल कंप्यूटर से क्या होते हैं, बेसिकली लो होते हैं, है ना, इनका जो एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी लेवल कम होती है डिजिटल कंप्यूटर से। बाकी आपको क्या नोट करना है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या मेज़र करते हैं, कि कुछ तो काम करते होंगे ना, तो ये बेटा मेज़र करने का काम करते हैं। किस चीज़ को मेज़र करते हैं, जो आपकी कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो मतलब लगातार जो चलती रहती है ना चेंजेस, और वो किस टाइप की चेंजेस होती हैं, फिजिकल चेंजेस, उनको मेज़र करने का काम करता है। जैसे अभी आप बोलते हैं ना कि सर आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है ना, फिर बारिश होगी, सब अब सर मुझे ठंड लग रही है, तो ये क्या है, ये फिजिकली चेंज हो रहा है ना। इन्वायरमेंट में पहले जो तापमान ज़्यादा था वो क्या हो गया, कम हो गया। वैसे ही मान लेते हैं कि कोई आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, फिर कोई बिजली जा रही है, बिजली को कोई लाइन जा रही है, तो उसमें जो बिजली का करंट जा रहा है, मान लेते हैं पहले 120 जा रहा था, अभी उसको किसी वजह से बढ़ा दिया गया तो वो 140 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। तो जो इस टाइप की चेंज होती है ना, इनको भी मेज़र करने के लिए हम सिस्टम यूज़ करते हैं एनालॉग कंप्यूटर का। तो एनालॉग कंप्यूटर से आप ये लिखेंगे कि ये हम यूज़ करते हैं जहाँ पे भी हम कंटिन्यूस कंटिन्यूस फिजिकल चेंज की बात करते हैं। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो मोटरसाइकिल जैसे आप स्पीड देते हो ना, स्पीड देने के साथ ही आपकी जो बाइक का बेसिकली यहाँ पर कोई स्पीडोमीटर होता है, वहाँ पे दिखता है ना आपको जो सुई
मूव होती है कि आप अभी 10 की स्पीड हो, अभी आप 20 के हो, अभी आप 30 के हो, तो वो भी क्या है एक तरीके से फिजिकल चेंज ही है ना। तो वो भी जो आपका स्पीडोमीटर है वो किस टाइप का काम कर रहा है, वो भी एनालॉग कंप्यूटर का काम कर रहा है। ऐसा नहीं समझना है कि वो स्पीडोमीटर है, पर वो भी क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है एज़ पर जो आपका टायर की मूवमेंट है कि या कितना फ्रिक्वेंटली जो टायर मूव कर रहा है उसके मूवमेंट के हिसाब से वो ट्रैक रख रहा है कि आपकी स्पीड अभी कितनी है ना। तो इसको उस टाइप के जो फीचर्स होते हैं वो क्या होता है, कंटिन्यूस फिजिकल हमारे पास क्वांटिटीज़। तो ये आपने अंडरस्टैंड करने टॉपिक। बाकी देखो और क्या हो सकता है, जैसे डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। डिजिटल कंप्यूटर हमेशा किसके ऊपर काम करते हैं, वो हमेशा या तो हम इसको बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यू बोल देते हैं, अगर वैसे लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रीट वैल्यूज़ के ऊपर काम करते हैं। डिस्क्रीट वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, डिस्क्रीट वैल्यू वही होंगी, या तो कोई वैल्यू 0 होगी या तो कोई 1 होगी। मतलब या तो उसमें कोई पावर होगी, या तो वो 0 वोल्टेज का होगा, या तो उसमें कोई पावर होगी +5 वोल्टेज होगी, है ना। मतलब ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया कि 0 और +5, वो डिपेंड करता है कि मतलब कई अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं वो ज़्यादा भी पावर कंज्यूम करते हैं। बस वही आपने याद रखना है कि डिस्क्रीट वैल्यू जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 की वे में वर्क करता है, मतलब पावर है और इसमें पावर नहीं है। 0 मतलब कोई पावर नहीं है, 1 मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी पावर क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। और एनालॉग कंप्यूटर जस्ट क्या करते हैं, वो एक्चुअल में जो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं या फिर एक्चुअल में कोई चीज़ें इम्प्लीमेंट दिख रही होती हैं कि ये एक्चुअल में हो रहा है, जैसे गर्मी एकदम पहले ज़्यादा थी अब एकदम से कम होगी, तो वो उस टाइप की मेजरमेंट करके आपको बताने का काम करता है। बस आपने याद रखना है कि जो हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर है इसी की वजह से थोड़ा मतलब लेस एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि आप एग्जैक्टली तो कभी नहीं बता सकते कि अभी इतना टेम्परेचर हो गया, अभी इतना हो गया, क्योंकि टेम्परेचर ना चेंज होता रहता है, फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाता है। तो ऐसे करके आपने छोटे छोटे पॉइंट हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम किसको बोल देते हैं, देखो कोई भी ऐसा सिस्टम ना, मतलब एम्बेडेड सिस्टम होता है एक छोटा सा चिप, जैसे मान लेते हैं एक छोटी सी मैंने अपनी चिप बनाई और मैंने बोल दिया कि ये चिप मैंने बनाई है अपने ओवन के लिए, ठीक है। मैंने कल को मैंने अपना एक ओवन मशीन बना दी, उस ओवन के अंदर मैंने अपनी ये चिप इंस्टॉल कर दी। तो जो एक मशीन, ओवन का काम क्या होगा, ओवन का काम होगा कि बेसिकली जो एक हीट है ना, हीट का टेम्परेचर आपको कितना बढ़ाना है, कितना आपको कम करना है, उसी टेम्परेचर के बिहाफ पे नीचे यहाँ पे हमने फिलामेंट लगाया होगा, फिलामेंट में उसी हिसाब से क्या जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, है ना। वही मैकेनिज्म तो वही रहेगा, जैसे आप हीट का नोज़ल बढ़ाओगे प्लस आप टाइमर सेट करोगे उसके बिहाफ पे, जैसे हम हीट के नोज़ल बढ़ाएंगे तो नीचे जो यहाँ पे हमने फिलामेंट लगाया होगा वो क्या होगा, हीट होगा, है ना। जैसे वो इलेक्ट्रिकल आते हैं ना आजकल ओवन जहाँ पे नीचे फिलामेंट लगाया होता है, तो वो ऐसे ही काम करते हैं। तो उसमें भी क्या लगी होती है, चिप लगी होती है। होता है कि आपको यहाँ पे इंटरफेस दिया जाता है कि आप क्या करोगे, आप उसको हीट को बढ़ाओगे, है ना, टाइमर वहाँ पे सेट करोगे। तो ये सारी चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट की जाती हैं, विद द हेल्प ऑफ चिप। तो कोई भी ऐसी चिप जो एक पर्टिकुलर टास्क करती है किसी एक मशीन के लिए या फिर किसी एक अप्लाइंस के लिए, है ना। अप्लाइंस अच्छा टर्म है क्योंकि जो आपकी मतलब जो आप घर में यूज़ करते हो ना अलग अलग अप्लाइंसेस, चाहे वो टीवी है, मतलब या फिर सॉरी टीवी नहीं बोल सकते हैं ना, टीवी के अलावा जैसे हम बोल सकते हैं जैसे आप फ्रिज यूज़ करते हो, ओवन यूज़ करते हो, तो वो सारे छोटे छोटे जो इक्विपमेंट होते हैं जहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर टास्क मशीन के थ्रू करवा देते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है, आजकल तो वॉशिंग मशीन भी आ जाती हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो वो सारे जो डिवाइसेस होते हैं उनमें जो चिप लगी होती है, तो उन चिप्स को हम क्या बोल देते हैं, एम्बेडेड चिप्स हम बोल देते हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होंगे, बेसिकली अ कंप्यूटर एंड अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल अ मशीन और अप्लाइंसेस। तो यहाँ पे डी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। बस आपने ये हमेशा याद रखना है कि जो हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम होते हैं वो डेडिकेटेडली बनाए जाते हैं किसी सिंगल पर्पज़ के लिए, है ना। जैसे हमारे ये आपने हमेशा नोट करेंगे, ये ना एग्ज़ाम में पूछा गया था एक बार कि जो हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम होते हैं ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आपने याद रखना है ये हमारे से क्या होते हैं, एक तो डेडिकेटेड होते हैं। जैसे अगर मैंने माइक्रोवेव ओवन के लिए बनाया तो वो ओवन का ही काम करेगा, मैंने उसको वॉशिंग मशीन के लिए बनाया तो वो वॉशिंग मशीन के लिए ही काम करेगा। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। प्लस हमेशा रखना है कि वो सिंगल पर्पस होते हैं। डेडिकेटेड नहीं याद रहेगा तो सिंगल पर्पस तो आपको याद रह ही जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं, इनको भी काइंडली आपने नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, कि एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा। तो आप मुझे खुद बताओ इनमें से एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल क्या होगा, कि ऐसा सिस्टम जो एक पर्टिकुलर टास्क ही करेगा। तो आप बोलेंगे सर साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर में क्या होता है, जैसे आपको कोई लॉग वैल्यू निकालनी है ना, या तो आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकालनी है, तो वो कैलकुलेटर कैसा होगा जहाँ पे आप ये सारी वैल्यू भी निकाल पाओगे,
है ना। तो इस टाइप के सिस्टम होते हैं जो पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड सिस्टम। तो उसका एग्जांपल आ गया साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर के अलावा, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, जैसे वॉशिंग मशीन्स होती हैं। बाकी जो हमारे पास आजकल नई जो कार्स भी बन रही हैं ना, जिसमें भी कुछ छोटे छोटे कंट्रोल पैनल्स लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी एम्बेडेड चिप का यूज़ किया जाता है। तो छोटे पॉइंट है पर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर कौन सी नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फर्स्ट ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ना तो कंप्यूटर का अपना कोई दिमाग होता है, ना तो इंटेलिजेंसी होती है, ना तो उसमें कोई इमोशन होता है, तो नो इमोशन, है ना, कि कोई भी उसमें इमोशन भी नहीं होता है ना। इसके अलावा जैसे हम बोल देते हैं कि कंप्यूटर क्या सोच सकता है, थाउट कर सकता है, तो आप बोल देंगे कि सर कि उसका थाउट भी नहीं होता है। तो ये सारी क्या होती है, नॉट अ करेक्टरिस्टिक, ये कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स के अंदर नहीं आता है। ये अब ऐसे नहीं, कई बच्चे बोलेंगे कि सर एआई तो आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, पर यहाँ पे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं की है। यहाँ पे जस्ट आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है कि आप हमें बताओ कि कंप्यूटर एक्चुअल में इंटेलिजेंट होता है कि नहीं होता है। नहीं सर, वो एक्चुअल में इंस्ट्रक्शंस के द्वारा उसको कोड किया गया है, कोडिंग के बिहाफ पे उसको ऐसा बताया गया कि आपको ये आपका कोड है, उस कोड को आप रन करो, रन होने के बाद आप उस चीज़ को एनालाइज़ करो, एनालाइज़ होने के बाद जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपको बेस्ट आउटकम लगती है, आपको जितना हमने नॉलेज दी है, उस नॉलेज के बिहाफ पे आप अपनी एक आउटपुट निकाल के हमें बताओ कि आप कैसे वो आउटपुट निकाल पाओगे। तो वो हमारा एआई का कंटेक्स्ट आ जाता है। पर आपको उस कंटेक्स्ट में नहीं जाना है, आपको सिंपली ये सोचना है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि कंप्यूटर में उसकी करेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं होती है। तो इंटेलिजेंट नहीं होता है, वो इंस्ट्रक्शन क्या फॉलो करता है, बस ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंप्यूटर इज नॉट अ ट्रू। तो नॉट ट्रू कौन सा हो जाएगा, जैसे हम देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखा है, कंप्यूटर हैव नो इंट्यूशन। तो इंट्यूशन तो बेसिकली ये स्टेटमेंट तो हमारे पास ठीक है, मतलब नॉट ट्रू पूछा है ना, मतलब फॉल्स हमें बताना है। देन कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन बाय इट्स ऑन। तो बेसिकली वो नहीं ले सकते जब तक हम उनको ना बोलें। कंप्यूटर हैव नो एबिलिटी टू अडॉप्ट। तो ये स्टेटमेंट भी बेसिकली ट्रू है। देन कंप्यूटर कैन हैव इमेजिनेशंस। तो कंप्यूटर इमेजिनेशन कर सकते हैं, ऑब्वियसली सर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इमेजिनेशन मतलब जैसे आप अपनी आंखें बंद करो, आप आंखें बंद करके ऐसे सोच लो कि आप हिमालय पर्वत पे चले गए, आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, अब आप संतुष्ट हो गए हो, है ना। तो बस उसी वे में क्या होता है, आप इमेजिन कर सकते हो, कंप्यूटर वैसा इमेजिन नहीं कर सकता है ना। तो डी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द फास्टेस्ट टाइप ऑफ ए कंप्यूटर। तो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन से हो जाते हैं, सुपर कंप्यूटर हमारे पास बन जाते हैं। तो ई हमारे पास क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर यूज़। तो हमारे पास जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जस्ट आपकी रिवीजन। और बाइनरी का मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि बाइनरी जो वैल्यूज़ होती हैं उनका रेडिक्स या फिर बेस वैल्यू काफ़ी पूछी जाती है। एक तो हम सम टाइम उसको रेडिक्स बोल देते हैं और सम टाइम उसको क्या बोल देते हैं, बेस वैल्यू बोल देते हैं। तो वो कितनी होती है, 2 होती है। और ये 2 क्या बताने का काम करती है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितनी वैल्यूज़ होती हैं। तो देखो वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, तभी इसका रेडिक्स या फिर बेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू बाइनरी नंबर सिस्टम के द्वारा बताई जा सकती हैं, तो वो कितनी होती है, 0 या फिर हमारा 1। 0 स्टैंड फॉर कि उसमें लो वोल्टेज है ना, लो वोल्टेज हम इसको बोल देते हैं समटाइम। अगर मैं कंप्यूटर की या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की वे में बोलूँ तो ये हमारे पास क्या है, लो वोल्टेज है। और वही जो हमारे पास, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, हाई वोल्टेज बन जाएगा। यहाँ पे 1 है हमारा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, हाई वोल्टेज बन जाएगा। वहीं 0 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लो वोल्टेज बन जाएगा। ऐसे करके ना एग्जाम में सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सनल कंप्यूटर डिज़ाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ अ। तो बेसिकली कंप्यूटर हम डिज़ाइन क्यों करते हैं, जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनको डिज़ाइन क्यों करते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर यूज़र की नीड को क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए। तो देखो वही लिखा है, डिज़ाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। ये पर्सनल है तो पर्सनल मतलब इंडिविजुअल के लिए बनाया है, लोगों के लिए थोड़ा बनाया है, डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा बनाया है, उसको किसी पर्टिकुलर यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मिनी कंप्यूटर डिफाइन है। तो मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, हमेशा आपने याद रखना है, मैंने आपको क्या बोला था, एक हमारे पास छोटे कंप्यूटर्स होते हैं और इनको क्या किया जाता है, बेसिकली हमारे पावरफुल होते हैं, किससे, हमारे जो नॉर्मल सिस्टम होते हैं उनसे पावरफुल होते हैं। प्लस जहाँ पे हमें
बेसिकली एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैक्सिमम 32 तक उसके स्टेशन हो सकते हैं। इतने स्टेशन अगर हमें कवर करने हैं तो उसके लिए हम मिनी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो वही एज़ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अ स्मॉल डिजिटल कंप्यूटर विच नॉर्मली एबल टू प्रोसेस एंड स्टोर डाटा मोर देन द माइक्रो कंप्यूटर, है ना। वो बात तो सही है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। जो हम घर में यूज़ करते हैं, जैसे आप अभी आपके पास नॉर्मल कोई लैपटॉप होगा या फिर कंप्यूटर होगा, उसमें जो चिप लगी होगी वो आपकी माइक्रो प्रोसेसर होगी। माइक्रो प्रोसेसर जिसको हम क्या बोल देते हैं, समटाइम हमारे पर्सनल कंप्यूटर हम बोल देते हैं। माइक्रो प्रोसेसर से पावरफुल कौन से होते हैं, उनसे पावरफुल सर हमारे मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। मिनी कंप्यूटर से पावरफुल कौन होते हैं, मिनी से सर पावरफुल होते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और मेन फ्रेम से पावरफुल कौन होते हैं, हमारे सुपर कंप्यूटर, है ना। ऐसे करके भी एग्ज़ाम पूछा आता है। और बाकी माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर, ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि सबसे मतलब जो सबसे लोएस्ट होता है ना वो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनी यूज़ करेगी। इसके अलावा जो पूरे जैसे बैंक के सर्वर होते हैं जो काफ़ी बल्क ऑफ डाटा के साथ डील करते हैं तो वो मेन फ्रेम यूज़ करेंगे। सुपर कंप्यूटर वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कोई आउटपुट चाहिए होती है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो वहाँ पे अगर हमें यूज़ करना होता है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम बेसिकली इसी का ही यूज़ करते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिल इन द ब्लैंक इज़ अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग ऑफ डाटा फॉर 100 और 1000 यूज़र। तो 100 और 1000 यूज़र को अगर हमें डाटा प्रोसेस करना है एक ही टाइम के साथ तो हम किसका ही यूज़ करेंगे। अभी मैंने किसका बताया, हम किसका यूज़ करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। देखो वही चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आपने एक बार सुन लिया, कल को मान लेते हैं आप भूल गए, है ना, और यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप सोचेंगे कि सर ने मिनी बताया था कि मेन फ्रेम बताया था। तो आपने याद रखना है कि ऐसा लार्ज एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है जो एक समय पे मतलब साइमल्टेनियसली प्रोसेस करता है किस चीज़ को, डाटा ऑफ 100 और 1000 यूज़र्स, है ना। तो वो कौन से बन जाते हैं, मेन फ्रेम बन जाते हैं। ऐसे करके क्या करना होता है, अपने क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर यूजुअली मेजर्ड इन। तो स्पीड ऑफ कंप्यूटर हम किसमें मेज़र करते हैं, देखो इनकी सिंपल बोलने का मतलब है कि जब हम स्पीड ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो हम सर हर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं। अब हर्ट्ज़ में कुछ भी दे रखा होगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मेगा हर्ट्ज़ भी यहाँ पे राइट बन जाएगा और गीगा हर्ट्ज़ भी हमारा राइट बन जाएगा। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर्स। तो ऐसे करके आपने ना चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती हैं। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं इससे जो पुराने सिस्टम होते थे ना हमारे, है ना, वहाँ पे हम बेसिकली किसका यूज़ करते थे, वहाँ पे हम ऐसे बोल देते हैं इनको, कई बार जो हमारे पास मेगाहर्ट्ज़ या फिर गीगाहर्ट्ज़ होते हैं ना, इनको हम बोल देते हैं कि एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शंस ये एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मेगाहर्ट्ज़ नियर अबाउट ना आपके मिलियंस कर सकते हैं, मिलियंस इंस्ट्रक्शन क्या कर सकते हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वही गीगाहर्ट्ज़ आपके ना अप्रोक्सीमेट चले जाते हैं बिलियंस में, कि एक सेकंड के अंदर देखो इतने इंस्ट्रक्शंस हम क्या कर पा रहे हैं, एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। ऐसे करके ये आपने छोटे पॉइंट है नोट करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर दैट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। देखो दोनों के फीचर एक कंप्यूटर में हम ऐड ऑन कर दें, है ना, तो वो सिस्टम कौन से बन जाएंगे, हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे बन जाएंगे। हाइब्रिड कौन से कंप्यूटर होते हैं, जहाँ पे मैंने एनालॉग कंप्यूटर की भी कुछ खूबियाँ ले ली कि जैसे मुझे कोई रियल चीज़ें देखनी है कि अभी तापमान कितना है, वो कितना है, वो क्या उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैंने उसकी वो भी ले ली। और डिजिटल कंप्यूटर की मैंने ले ली एक्यूरेसी, कि आप वो तो मेज़र करो पर उसको एक्यूरेट वे में मेज़र करो। इससे क्या होगा, मेरा कंप्यूटर क्या बन गया, दोनों का मिश्रण बन गया, हाइब्रिड बन गया, है ना। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। बेसिकली ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कंटिन्यूसली मेज़र करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को, लाइक जैसे हमारी जो हार्ट जो करते हैं ना, ईसीजी वगैरह करते हैं, इसमें हार्ट को मेज़र किया जाता है, दिल की धड़कनों को मेज़र किया जाता है और उसको बताया जाता है डिजिटल स्क्रीन के ऊपर, है ना, डिस्क्रीट सिग्नल की वे में दिखाया जाता है। तो वो भी क्या है, एक तरीके से हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है ना। बेसिकली आपकी दिल की धड़कन है, उस धड़कन को दिखाया जाता है डिस्क्रीट वैल्यूज़ में, है ना, ऐसे करके जो आता है ना डिस्क्रीट वैल्यूज़ में 0101 की फॉर्म में। तो ये जो दिखाया जाता है तो ये भी क्या है, एक तरीके से हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल आ जाता है। तो सारी डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मॉडर्न कंप्यूटर कंपेयर टू अर्लियर कंप्यूटर। बेसिकली हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर है, अगर हम कंपेयर करें उनको पुराने सिस्टम्स के साथ, तो ऑब्वियसली जो जितना हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ मैंने आपको पहले बताए थे, जितना हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, एक तो हमारी स्पीड बढ़ रही है ना। इसके अलावा स्पीड के अलावा हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर हमारे स्पीड एफिशिएंसी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। हमारा कम क्या हो रहा है, रिड्यूस क्या हो रहा है, सर हमारे पास पावर कंजप्शन है,
ठीक है, वो कम हो रहा है। इसके अलावा जो हमारे पास हीट जनरेशन है वो कम हो रहा है। देखो पावर और हीट आपस में कोरिलेट करते ही हैं। जहाँ पे जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे वो जो भी इक्विपमेंट है वो उतना ज़्यादा ही क्या होगा, गर्म होगा। तो जितना हम टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट कर रहे हैं, स्पीड हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, पर वहीं हमारा साइज़ छोटा हो रहा है इक्विपमेंट्स का। साथ ही साथ जैसे साइज़ छोटा होता है वैसे हमारे पास जो हीट या फिर पावर होती है वो भी क्या होती है, कम होती है ना। तो वही यहाँ पे एज पर ऑप्शन देख लेते हैं तो क्या बन जाएगा। मॉडर्न कंप्यूटर क्या है हमारे पास, ये फास्ट है और हमारे पास क्या है, लार्जर है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो प्रीवियस सिस्टम हुआ करते थे। ठीक है, फास्ट नहीं, सॉरी, यहाँ पे स्मॉल होगा ना यहाँ पे, तो इसको आप नोट कर सकते हो, उसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक तो हमारे पास फास्ट होते हैं और हमारे छोटे हो रहे हैं ना, वही मैंने लिखा ना कि हमारे पास क्या हो रहा है, साइज रिड्यूस हो रहा है, तो फास्ट हो जाएंगे और हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्मॉलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे करके आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती हैं। बाकी देखो ये जो कंसेप्ट था ना कि जैसे आप मतलब फ्यूचर में आगे आगे बढ़ते जाएंगे और आपका जो साइज़ है वो छोटा होता जाएगा, ये एक कंसेप्ट दिया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, है ना। उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, मूर, है ना। उन्होंने एक लॉ दिया था, उसको हम काफ़ी फेमस लॉ है, उसको बोलते हैं मूर्स लॉ। तो मूर्स लॉ में यही बोला था कि जो ट्रांजिस्टर्स हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कि जो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स का साइज़ है वो छोटा होता जाएगा। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं 19वीं सेंचुरी की बात कर लेते हैं, वहाँ पे ट्रांजिस्टर का साइज़ मान लेते हैं कि इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, है ना। और जैसे अभी की जनरेशन, अभी जब से हम आ गए हैं 2025-26 में, तो अभी देखो इतना हो जाएगा ये, है ना। 26 में साइज़ इतना, देखो इतने से इतना हो गया। तो देखो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो उतना जो माइक्रोस्कोपी साइज़ है उसका इक्विपमेंट का वो क्या होता रहा है, छोटा छोटा होता जा रहा है। ये लॉ दिया था किसने, मूर्स के द्वारा दिया था, उस टाइम पे ये लॉ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिल इन द ब्लैंक कंप्यूटर्स कंप्यूटेशन इज कैरिड आउट विद अ फिजिकल क्वांटिटी सच एज वोल्टेज, लेंथ, करंट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो देखो ऐसे कौन से कंप्यूटर जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, सर एनालॉग कंप्यूटर। अब आपने हमें कितनी बार बता दिया, अब भी हम नहीं बता पाएंगे तो हम क्या बताएंगे फिर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और अ सुपर कंप्यूटर यूज़र ऑफन यूज़ अ। देखो मेन फ्रेम अगर आपको कंप्यूटर यूज़ करना है या फिर सुपर कंप्यूटर अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको किसी ना किसी टर्मिनल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। और टर्मिनल होता है क्या, बेसिकली एक हार्डवेयर इंटरफेस होता है। जैसे आप मैं बोल दूँ ये आपका कंप्यूटर आ गया, ये आ गया आपका कीबोर्ड, है ना। ये कंप्यूटर और कीबोर्ड हमने अटैच किया हुआ किसके साथ, हमारे सुपर कंप्यूटर के साथ। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे अपने सुपर कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है या फिर उससे कोई काम करवाना है, तो काम करवाने के लिए मुझे अपना कोई तो इंटरफेस चाहिए ना। तो जो ये इंटरफेस होता है इसको हम टर्मिनल बोल देते हैं। तो आप नोट कर सकते हो कि टर्मिनल बेसिकली एक हार्डवेयर इंटरफेस होता है, जो आपकी स्क्रीन हो सकती है या फिर आपका जो कीबोर्ड हो सकता है ना। कीबोर्ड भी हो सकता है, आपका जो स्क्रीन है वो भी हो सकती है, जो अलाउ करती है यूज़र को कि वो कनेक्ट हो सके किसके साथ, मतलब किसके ऊपर वो कनेक्ट हो सके, किसी भी सुपर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर। जैसे आप क्या करते हो, आपके जो आपका मोबाइल है चाहे आपका कंप्यूटर है, इसके थ्रू आप क्या करते हो, आप किसी बैंक के जाते हो, इंटरनेट बैंकिंग आप यूज़ करते हो। तो इंटरनेट बैंकिंग भी क्या है, आपको एक इंटरफेस दे रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जिसके थ्रू आप अपना बैंकिंग का लॉगिन करते हो और अपना जो लॉगिन अकाउंट है वो उनके मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू क्या करते हो, उसको आप एक्सेस करते हो, है ना। जैसे आप मेन फ्रेम कंप्यूटर में उनके चले जाते हो तो वहाँ पे आपको जो भी उसकी डिटेल होती है वो वहाँ पे आपको दिखाने का काम करता है। तो ऐसे करके जो आपका सिस्टम होता है वो वर्क करता है। तो मेन फ्रेम है चाहे वो सुपर है, आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, वहाँ पे जाके एक्चुअल में प्रोसेसिंग करने का काम करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्टोरेज एंड मेमोरी डिफर विद रिस्पेक्ट टू विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कि स्टोरेज और मेमोरी अगर हम उनको क्या करें, डिफरेंशिएट करें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किसके वे में हम कर सकते हैं। देखो स्टोरेज और मेमोरी क्या होता है, उनका प्राइस भी अलग डिफ़र हो सकता है, उनके रिलेटिविलिटी भी अलग हो सकती है, स्पीड भी अलग हो सकती है। और हमारे पास क्या बन जाएगा, एज़ पर यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। देखो मेमोरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हमें मेमोरी लिखा हो ना, यहाँ पे कई बच्चे बोलेंगे सर हमें कम क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखो मेमोरी की बात की है यहाँ पे, जो कंप्यूटर एक्चुअल में जहाँ पे अपना काम करता है, तो काम वो कहाँ पे करता है सर, वो मेन मेमोरी के ऊपर काम करता है। और मेन मेमोरी कौन सी होती है आपकी बेटा, रैम, है ना। तो यहाँ पे बात की है रैम की। सेकंड यहाँ पे दे रखा है स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, जहाँ पे आप एक्चुअली डाटा परमानेंटली स्टोर करते हो, यहाँ पे आप क्या करते हो, डाटा को परमानेंट स्टोर करते हो। परमानेंट क्या करते हो, यहाँ पे आप स्टोर करते हो। मैंने कभी भी जब भी आपको पढ़ाया, मैंने कभी आपको ये बोला कि मेन मेमोरी के अंदर डाटा परमानेंट स्टोर होता है, नहीं होता है। मैंने क्या बोला था, डाटा यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होता है। तभी हम इसको क्या बोल देते हैं,
एक तरीके से वॉलेटाइल मेमोरी भी हम इसको बोल देते हैं, है ना। यहाँ पे ये कौन सी मेमोरी बन जाती है हमारे पास, वॉलेटाइल मेमोरी, है ना। मतलब ऐसी मेमोरी जो डाटा क्या करती है, डाटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। जब तक इसका हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तब तक ही डाटा यहाँ पे रहेगा। तो देखो अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, तो ऑब्वियसली सर हमारी जो रैम है उसकी स्पीड काफ़ी एक तरीके से ज़्यादा है, वो महंगी भी आती है हमारी हार्ड डिस्क से या फिर दूसरी चीज़ों से। जैसे एक जगह आप लोगे 8 GB की रैम, वहीं आप ले लोगे, ये आपकी आ गई हमारे पास रैम, और एक तरफ आ गई हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव। तो वही मान लेते हैं कि मैंने ले ली 1 TB की हमारी हार्ड डिस्क, तो जो मेरी 8 GB की रैम है वो मान लेते हैं वो मुझे पड़ेगी 2,000 रुपये की, है ना। सपोज कर लेते हैं 2,000 रुपये की पड़ेगी। वही मेरी हार्ड डिस्क है 1 TB की, वो भी मुझे कितने की पड़ जाएगी, 2,000 रुपये की। अब आप मुझे खुद बताओ, यहाँ पे 8 GB और यहाँ पे 1 TB, 1 TB मतलब 1,024 GB। अब मुझे खुद बताओ कहाँ पे 1,024 GB और कहाँ पे 8 GB, फिर भी दोनों की प्राइस में कितना फ़र्क है कि वहाँ पे 1,024 GB मतलब 2,000 रुपये दे के मैं इतनी मेमोरी को ख़रीद सकता हूँ, पर वहीं रैम की बात आती है तो 2,000 रुपये दे के मैं सिर्फ़ और सिर्फ 8 GB की ही रैम ख़रीद सकता हूँ। ऑब्वियसली रैम क्या है, रैम का प्राइस ज़्यादा है। प्राइस ज़्यादा होने का क्यों प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो स्पीड है वो स्पीड हार्ड डिस्क से ज़्यादा है। जो भी प्रोग्राम या फिर जो भी चीज़ें होनी है वो कहाँ पे होंगी, हमारे कंप्यूटर की रैम के ऊपर ही होंगी। बाकी रिलायबल भी होता है। हार्ड डिस्क वगैरह क्या होती हैं, कुछ टाइम के बाद जैसे आप देखते हैं ना कि हार्ड डिस्क में कई बार आवाज़ आती है, कुछ होता है, मतलब वेयर एंड टेयर होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पर रैम की जो रिलायबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से क्या होती है कि जो इसका एक्सपेंसिव पर गीगाबाइट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। टेक्निकल टर्म में इसको हम क्या बोल देते हैं कि एक्सपेंसिव पर गीगाबाइट, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पर गीगा बाइट, ठीक है। हर एक जीबी का जो डाटा है या फिर जो भी मतलब कॉस्टिंग है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारी स्टोरेज मेमोरी से। ऐसे करके ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, है ना। जिनको नहीं आइडिया था अब उनको भी इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि सर किस टाइप के एग्जामिनर है वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। तो सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है यहाँ पे, नोटबुक इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर विद मैनी फीचर्स एंड गुड प्रोसेसिंग पावर। तो ये कौन से हमारे पास सिस्टम बन जाते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं ना एज़ पर ऑप्शन कि एक तो सिंगल यूज़र होना चाहिए। देखो हमेशा जब भी क्वेश्चन दिया हो ना उसको कम से कम 2 बार रीड कर लिया करो, ताकि आपको क्वेश्चन ठीक से अंडरस्टैंड हो जाए। जल्दबाजी के चक्कर में आप सीधा कुछ भी टिक कर दोगे। आप देखोगे अच्छा अच्छी प्रोसेसिंग पावर है, तो अच्छी प्रोसेसिंग पावर सर इनमें से सुपर कंप्यूटर की है, तो हम डी टिक कर देते हैं। पर यहाँ पे आप क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, सिंगल यूज़र कंप्यूटर, मतलब एक पर्सन के लिए उसको बनाया गया है और वो एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए। तो कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, मैकिन्टोश यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि मैकिन्टोश क्या है, बेसिकली एक एडवांस सिंगल यूज़र पर्सनल कंप्यूटर है। मैकिन्टोश पता है ना आपको, किसने मैक कंप्यूटर किसके थे, हमारे एप्पल के हैं। एप्पल भी क्या है, मैकिन्टोश क्या है, एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर है, बाकी कोई भी सिंगल यूज़र नहीं है। बस ये याद रखना है। अगर आपको ऑड वन आउट भी करना होता ना तब भी क्या होता, ई ही आपका राइट आंसर होता। तो ऐसे करके ना आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर स्पेशली डिज़ाइन कंप्यूटर दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली रैपिडली। देखो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कौन करता है सर, सुपर कंप्यूटर्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो यहाँ पे और क्या चीज़ें याद रखनी है कि जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ये हमेशा ना पैरेलल कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं ये, पैरेलल कैलकुलेशंस, पैरेलल कैलकुलेशंस, ओके, पैरेलल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। बाकी जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं इनकी जो स्पीड्स होती है वो हमेशा फ्लॉप्स में चलती है ना, फ्लॉप्स में चलती है। फ्लॉप्स को हम क्या बोल देते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, ठीक है। पी से आएगा आपका पर और एस से आ जाएगा आपका सेकंड। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, चाहे सुपर कंप्यूटर है चाहे आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, दोनों की स्पीड हम मेज़र करते हैं किसमें, फ्लॉप्स के अंदर हम उनको मेज़र करते हैं। कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, मैंने जैसे बता ही दिया था। और जैसे कोई भी रिसर्च है, जैसे हम क्वांटम फिजिक्स की रिसर्च करते हैं काफ़ी, है ना। एक आता है हमारे पास क्वांटम फिजिक्स, इसकी हम रिसर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम जो न्यूक्लियर वेपन है वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या तो हम वेदर फोरकास्टिंग है ना, जैसे हम बोल देते हैं, ठीक है, जो हमारे पास तो मौसम वगैरह का आते हैं ना, वेदर फोरकास्टिंग,
तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ऐसे करके जो चीज़ें होती हैं आपको उनको अंडरस्टैंड करना होता है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे।